Hello and a warm welcome to this special broadcast, Lest We Forget. I'm Neelu Vyas. It's 10 years to the dastardly 26/11 attack in Mumbai when 10 terrorists via the sea route waged a war against the Taj Palace Hotel in Mumbai and of course several other locations in Mumbai where the terrorists attacked. It was a counter-terrorist operation which carried on for 4 days, which ended up in the loss of 167 lives and also injuring about 308 people who were holed up inside the Taj Hotel. Amidst this counter-terrorist operations were several commandos, brave hearts who battled against all odds. Without thinking about themselves, they went ahead and saved the lives of the people. One such brave heart is with us today, Praveen Towatia. He is the ex-Navy commander who was part of the Marcos. प्रवीण, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ जब आपको पहला फ़ोन कॉल गया मार्कोस की तरफ से, आपकी जो सीनियर अथॉरिटी, जब उन्होंने आपको फ़ोन किया कि ताज होटल में ऐसा एक ऑपरेशन हो रहा है जिसके लिए कि आपको जाना है। उस समय आप क्या कर रहे थे और फिर पूरा इंसिडेंट वहाँ से कैसे आगे बढ़ा आपके लिए? मेरी 12 बजे से गार्ड रूम में ड्यूटी थी और 2 दिन पहले ही मैं गुजरात से DGX में एक्सरसाइज करके हम लोग वापस आए थे और 2 दिन बाद ही मुझे छुट्टी जाना था। तो उस दिन मैं 12 बजे से दिन में 4 बजे तक ड्यूटी करके और शाम को मुंबई गया था रिजर्वेशन करवा के, फिर मैं वापस आया था। तो मैं वापस जब आया तो करीब 9 बज गए थे। तो खाना खा के मैं छत पे चला गया क्योंकि रात को फिर मेरी 12 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी थी। तो नीचे मैच चल रहा था, टीवी चल रहा था, तो मैच इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, तो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करते, इसलिए मैं छत पे जाके सो गया क्योंकि मुझे 12 बजे से ड्यूटी जाना है, तो थोड़ी देर में सो जाऊंगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर जब मैं 11:30 बजे उठ के फिर मैंने ड्रेस चेंज की, फिर मैं ड्यूटी प्लेस पे पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे टीवी चल रहा था। जो हमारे ऑफिसर थे ड्यूटी पे, और उन्होंने जाते ही बोला कि प्रवीण, मुंबई पे आतंकवादी हमला हो गया है और मुंबई के टॉप ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स शहीद हो गए हैं और ये हमारे पास में गोल्डन चांस है अपने प्रोफेशन को दिखाने का। क्योंकि वो मेरे साथ कश्मीर में थे, तो कश्मीर में जब हम थे तो आतंकवादियों को इधर से उधर ढूंढते रहते थे मारने के लिए, लेकिन हमें वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली थी उस दौरान। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास, जिनको आप ज़िंदगी भर ढूंढ रहे थे वो अब आपके सामने थे, हमारे घर में थे। सबसे बड़ी बात ये, हमारे घर में आ गए हैं और इससे बेहतर मौका हमारे पास में नहीं था अपने प्रोफेशन को दिखाने का। तो उन्होंने बताया कि हमारी ऑलरेडी 2 टीम जा चुकी हैं, एक ट्राइडेंट में काम कर रही है और एक ताज में काम कर रही है, तो आप जाइए आर्मरी में जाके अपना वेपन वगैरह ड्रॉ कीजिए, अपनी किट। तो फिर मैं अपना साइकिल उठाई और फिर मैं वापस आर्मरी गया और आर्मरी जाके फिर मैंने अपने जो भी वेपन्स थे वो मैंने ड्रॉ किए। उस समय पे जो कमांडो का, क्या क्या वेपन्स लेके आप निकले थे वहाँ? मेरे पास में AK-47 का वर्जन AKMS था, 5 मैगज़ीन मेरे पास में थी, 2 हैंड ग्रेनेड थे जिसमें एक लाइव ग्रेनेड था, एक स्टन ग्रेनेड था, और जो बाकी मेरे जो बड्डी थे उनके पास में MP5 थी और सेकेंडरी वेपन उनके पास में पिस्टल था। तो ये था। हेलमेट मिल नहीं पाए क्योंकि जो हमारी पहले वाली टीम थी वो लेगी, कम्युनिकेशन सेट हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हम सब, और जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं थे, और ये चीज़ कभी किसी ने सोची नहीं थी कि मुंबई जैसी जगह पे आतंकवादी हमला हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था क्योंकि कोई एक्सपीरियंस इसके पहले या कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था पहले। नहीं, हम लोग अगर आतंकवाद का नाम अगर पहली बार हमारी ज़ुबान पे आता है तो सीधा ध्यान हमारा कश्मीर में चला जाता है, और हम कश्मीर में वेल इक्विप्ड हैं, हमारी पूरी टीम सारी वहाँ पे अच्छा काम करती हैं और वहाँ पे दाढ़ी वाली फ़ौज हमें बुलाया जाता है। तो वहाँ पे हमारा फोकस वही एरिया था पहले, लेकिन उसके बाद जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके लिए उस तरह से हम लोग तैयार नहीं थे जिस तरह से हमारी तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम टीम बाहर थी हमारी, और 2 टीम ऑलरेडी निकल गई, कुछ टीम हमारी गल्फ ऑफ एडन के लिए जाने वाली थी जो कि ऑलरेडी शिप पे बोर्ड हो गई थी। तो उस तरह से हमारी जो यूनिट थी वो उतनी तैयार नहीं थी इक्विपमेंट को लेके। जो ताज होटल में जो हमला हुआ था उसमें जब आपकी तीसरी यूनिट जब अंदर गई ताज होटल के, तो आपको उसका पॉइंट मैन बनाया गया था जी। तो जब आपको पॉइंट मैन बनाया गया तो ऑब्वियसली आपको पता था कि या तो आप गोली से लोगों को उड़ाएंगे या मारेंगे और या तो खुद गोली खाएंगे। तो क्या एक्सपीरियंस था जब आप अंदर पहुंचे, और आप अपने शब्दों में आई थिंक बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
ये हमें पहले से ही पता होता है कि जो बंदा पॉइंटमैन चलता है, पहली गोली चलाएगा तो वो चलाएगा और पहली गोली खाएगा तो वही खाएगा। ये सबको पता होता है जो बंदा पॉइंटमैन चलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसको। वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पॉइंटमैन का, तब उसको ऐसी जगह पे ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। नहीं तो पहले उसकी सब मैक्सिमम ट्रेनिंग पे हमारा फोकस रहता है। और ट्रेनिंग एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। हर रोज़ आपको उस ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपका जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन आपसे आपकी यादें जानना चाहूँगी, जब आप वो चेंबर हॉल में, जो ताज होटल का जब चेंबर हॉल था जिसमें आप पहुँचे, और ऑलरेडी वहाँ पर आतंकवादी ऑलरेडी थे वहाँ पर, जो गोलियाँ चला रहे थे, लोगों को मार चुके थे। तो जब आप पहुँचे थे तो आपके जो सामने का नज़ारा था वो क्या था और कैसे आपने सामना किया, आपसे सुनना चाहेंगे। जब हम चैम्बर हॉल में, चैम्बर की एलवे में हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, तो चैम्बर हॉल का दरवाज़ा बंद था और मैंने नॉक किया दरवाज़ा और आई कार्ड उनको दिखाया कि आप दरवाज़ा खोलिए। तो दरवाज़ा खोलने का उन्होंने प्रयास किया और दरवाज़ा ऊपर से लॉक था, वो तो दरवाज़ा खोल नहीं पाए और वो अंदर चैम्बर हॉल के अंदर घुस गए। हमारी टीम को ये नहीं पता था कि यहाँ पे टेररिस्ट आ चुके हैं। केवल हम लोग तैयार थे किसी भी सिचुएशन के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि इस जो बराबर वाला एडजॉइंग रूम है, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग के लिए जो यूज़ होता है हॉल, उसके अंदर टेररिस्ट होंगे। तो मैं वापस पीछे आया एलवे में। वापस आने के बाद उस दरवाजे को मैंने खोला तो पूरा अंदर अंधेरा था। तो फिर जो मेरे टीम कमांडर थे उन्होंने बोला कि प्रवीण, हम लोग 4 लोग हैं, तो इससे अच्छा है कि अंदर कितना हॉल कितना बड़ा है हमें नहीं पता है, कितने गेस्ट फंसे हुए हैं हमें नहीं पता है, तो एक काम करता हूँ मैं 4 और बंदे लेकर आ जाता हूँ, तो हम 8 लोग हो जाएंगे, एक टीम हो जाएगी हमारी, और फिर हम लोग अंदर घुसेंगे। तो मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो लोग गए वापस, 4 लोगों को और लेकर आए। तो उन्होंने फिर, मैं जब दरवाजे पे मैं खड़ा हुआ था उस डोर के एलवे में, तो उन्होंने मेरे कंधे पे टैप किया और बोला कि एंट्री करो। तो फिर मैंने एंट्री उस रूम के अंदर की। करीब 8 से 9 कदम मैंने अंदर रखे होंगे और मैं अंधेरे कमरे के अंदर, और मैं जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर करने के बाद मैं थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हुआ तो मेरे हाथ पे दीवार टच हो गई। तो फिर मैंने दीवार को टच करते करते आगे बढ़ने की कोशिश की, और मैंने जो सिक्योरिटी मैनेजर 3रे नंबर पे हमारे साथ में चल रहे थे पहले, तो मैंने उनसे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उनसे पूछा कि इसके स्विच किधर हैं इसके। तो उन्होंने, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि सर आगे ही होंगे। तो मैं आगे बढ़ता रहा दीवार को टच करते हुए। तो 8-9 कदम चलने के बाद पहुंचा तो मुझे AK-47 के 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने उस सेफ्टी कैच को चेंज किया था, या तो उन्होंने उसको सेफ में रखा हुआ है या उन्होंने उसको सिंगल से बस्ट में डाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उसको बस्ट में डाला है। तो सिचुएशन समझ में आ गई, क्योंकि मेरे हाथ में वेपन है। तो वो समझ गए कि ये आतंकवादियों ने अपने आप को अलर्ट कर दिया, और जो वेपन का जो ट्रिगर सेफ्टी कैच था उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया बस्ट के अंदर। उसके बाद मैंने उसी जगह पे अपनी पोजीशन ले ली, अपने आप को सीज़ कर दिया, और जिधर से मुझे साउंड सुनाई दिया था उधर की तरफ मैंने अपना वेपन पॉइंट कर दिया और रेडी हो गया किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो पहली गोली आपकी तरफ से चली थी या उनके तरफ से चली? गोली उनकी तरफ से चली पहली, क्योंकि मैं अंधेरे में था और मैं अपने आप को सैचुरेट ठीक से नहीं कर पाया था इतनी जल्दी। मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब मैं चुपचाप बैठा हुआ था और मैं अपने आप को सैचुरेट कर रहा था, क्योंकि 3 से 4 मिनट आप अंधेरे में रहते हो तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो मैं उन्हीं सेकंड्स का और मिनट्स का वेट कर रहा था कि कुछ देर तक मैं ऐसे बैठा रहूँगा तो मुझे सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, क्या है कैसे है। तब तक मुझे उस सामने से फ्लैश दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि मेरे ऊपर उन्होंने फायर किया है। तो जो पहली फायरिंग उन्होंने की थी वो आपके कान से गुजरी थी, जो ईयर लोब था आपका वो पूरा डैमेज हो गया था उसमें? पूरा डैमेज हो गया था। तो ये हेड शॉट है। तो उन्होंने एम लेके इसको चलाया है। तो जैसे ही मुझे फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी, मेरी जो ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, तो मैंने भी 3-4 राउंड फायर किए और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब गिरा।
पता ही नहीं चला मुझे। तो आप उसी समय बेहोश हो गए जब आपके हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी पूरी नर्व सिस्टम पूरी आके इकट्ठी होती है उस जगह पे, और वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई। तो और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है बुलेट का कि वो आपको थ्रस्ट कर देता है पीछे की तरफ। तो उस थ्रस्ट से मैं गिर गया। लेकिन गिरने के बाद आपको कितनी देर बाद वापस होश आया कि आप फिर उनकी तरफ चार्ज कर सकते? नहीं, इस समय का तो मुझे कंफर्म नहीं कह सकता कितना समय लगा, लेकिन जब ब्लड गरम ब्लड गर्दन के पास से निकला, ओके, तब मुझे एकदम से कॉन्शियसनेस दोबारा आई वहाँ पे। और मैंने फिर अब जो मुझे जो दर्द हो रहा था, जो पेन थी, जो जलन थी, अब उसको डाइवर्ट करना था। और जैसे मुझे होश आया, जैसे मुझे पता चला मैं ज़िंदा हूँ, तो पहले बात मैंने भगवान को थैंक यू बोला, क्योंकि अब लड़ाई और लड़ी जा सकती है। क्योंकि आपके ऊपर जो पहला फायर होगा वो एम फायर होगा, क्योंकि उनके पास में काफ़ी इनफ टाइम रहता है आपके ऊपर गोली चलाने का। क्योंकि अगर वो टाइम निकल गया तो फिर आप उनके हाथ नहीं आओगे। क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ होता है कि अगर हम किसी को मारना है, पहली गोली चलानी है, तो पहली गोली हम एम फायर करते हैं, वो भी होते हैं हेड शॉट। क्योंकि हेड शॉट में आपके पास में सर्वाइव करने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बाकी जगह गोली लगने पे आप सर्वाइव कर सकते हो। तो वही गोली थी ये, तो मैं उससे बच गया था। उससे बचने के बाद ये होता है कि अब जितनी गोलियां आएंगी आपके पास में वो रैंडम फायर होंगी, एम फायर नहीं होगी कोई भी गोली अभी आपके पास में। आपके ऊपर जो भी बुलेट आएंगी वो एम होके नहीं आएंगी, अभी रैंडम आएगी। तो ये सिचुएशन मैं समझ गया कि अब मैं एक सिचुएशन पे पार हो गया, अब मैं दूसरी में जाना है मुझे। तो दूसरी सिचुएशन ये थी कि उस पेन को मुझे झेलना था। अगर मैं उस पेन में कराता या फिर कोई अलग सा साउंड क्रिएट करता तो टेररिस्ट को पता चल जाता कि ये बंदा ज़िंदा है और गोली लगी है। तो गन शॉट होने के बाद में आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, आपका मैक्सिमम फोकस एरिया आपकी चोट हो जाता है कि जिस जगह आपको चोट लगी है। तो लेकिन मैंने उसको उल्टा कर दिया, उस पेन को मैंने झेला और कारपेट जो था उस कारपेट को मैंने एक हाथ से पूरा जकड़ लिया और पेन जो हो रहा था उसको पूरा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। डाइवर्ट करते करते फिर मैंने अपने आप को सैचुरेट किया उस रूम के अंदर और फिर सारी चीज़ों को देखना समझना शुरू किया, क्या क्या है अभी बचा हुआ यहाँ पे, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप, और आतंकवादी वहीं थे, आतंकवादी का कोई भी मूवमेंट नहीं था उस जगह पे, एकदम चुपचाप सभी थे, शांत एकदम। थोड़ी मरमरिंग साउंड थोड़ा थोड़ा आ रहा था मुझे, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं गिरा हूँ तो वो कंफर्म करेंगे। ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा गिरा है तो उसको कंफर्म किया जाता है कि मर गया है या ज़िंदा है। तो जब आपने कारपेट को जकड़ लिया उसके बाद जो आपकी लंग्स जो डैमेज हुई थी और परमानेंटली जो अभी भी डैमेज हैं, तो वो कैसे हुई? आप दरवाजे तक खिसक कर वहाँ तक पहुँचे या कैसे हुआ था ये? उसके बाद मैंने देखा कि बराबर में मेरे पीछे एक सोफ़ा है और सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस है जहाँ पे मैं कवर ले सकता हूँ, क्योंकि मैं दरवाजे तक नहीं जा सकता। दरवाज़ा मेरे से 8 से 9 कदम दूर है, मैं दरवाजे पे वापस नहीं जा सकता हूँ, ये मुझे पता था। दरवाजे पे मैं वापस जाने की कोशिश करूँगा और कोई भी मूवमेंट करूँगा तो वो मेरे ऊपर फायर करेंगे, वो मेरे ऊपर ग्रेनेड से हमला कर सकते हैं। अगर ग्रेनेड से हमला करते हैं तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं दरवाजे तक पहुँच जाऊँ। तो मुझे दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना था, ना कि मुझे वहाँ से भागना था। मुझे उन लोगों को वहाँ पर इंगेज करके रखना था जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है। अब जब मुझे उनको इंगेज करना था तो मुझे उसी जगह पे रहना था, उसी जगह के आसपास में। तो फिर मैंने देखा कि सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ी जगह है, तो मैंने अपने वेपन को थाई पे रखा ताकि वेपन का कोई साउंड क्रिएट ना हो, ड्रैग का। फिर मैंने थाई पे रख के खिसक के मैंने उस दीवार के और सोफ़े के बीच में अपने आप को सेट किया, अपने आप को कवर लिया। कवर लेने के बाद में फिर मैंने अपने चोट को फिर मैंने फील किया अपने हाथ से। तो फील हुआ कि ये पूरा का पूरा उखड़ के एक मांस का लोथड़ा इधर लटका हुआ है। और उसके बाद मुझे ये तसल्ली हुई, फिर मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि गोली मेरे हार्ट से ऊपर लगी है। उन आतंकवादियों में से कितने लोग मरे? उनमें से बाद में एक जो टेररिस्ट था वो इंजर्ड हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं फायरिंग करते करते फिर मैंने सोचा कि इनको गोली से नहीं मारा जा सकता क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कवर ले रखा है। तो इसके लिए मैंने अपना ग्रेनेड जो था ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड का पिन निकाल के मैंने उनकी तरफ फेंक दिया। जो कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमने उसको प्राइम करके ही सब कुछ रखा हुआ था। तो एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है ग्रेनेड। तो जैसे ही मैंने ग्रेनेड फेंका और मुझे 2 साउंड सुनाई दिए, पहला और दूसरा, तो
उसका मतलब ये था कि ग्रेनेड बिल्कुल सही पोजीशन पे जाके गिरा है, मतलब भागा नहीं है इधर उधर कहीं पे। तो मैं फिर उस सिचुएशन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अभी ग्रेनेड ब्लास्ट होगा तो जो भी कांच वाँच की चीज़ें हैं सारी की सारी अब फैलेंगी। तो मैंने अपने जो फेस को आपने कवर फेस किया को होगा। और सर को मैंने पूरा कवर कर लिया और वेट करने लगा और काउंटिंग मैंने शुरू की 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 7 सेकंड्स में अप्रोक्सीमेट ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। तो जब मेरी 10 तक काउंटिंग फिनिश हो गई तब मुझे हताशा हुई कि ये ग्रेनेड नहीं फटा। अंदर उन्होंने रूम के अंदर उन्होंने टीयर गैस का शेल डाल दिया। और जो टीयर गैस का सेल जो था वो नेक्स्ट टू मी था। उसके बाद सफोकेशन शुरू हो गया। तो आपको खांसी आई होगी? हाँ, मेरी आंखों से पूरा पानी बहने लगा और खांसी, जैसी मैं खांसा तो उनको लोकेशन का पता चल गया कि लोकेशन ये है, तो उन्होंने फिर से फायर शुरू कर दिया। तब वो गोली फिर आपके लंग्स में लगी? नहीं, इसके बाद आती है सारी। तो जैसे सफोकेशन हुआ तो मुझे खांसी आई, तो जैसे ही खांसी आई तो उन्होंने सेम टाइम बर्स्ट में फायर किया। तो मैं समझ गया कि अब मेरे पास में 2 सिचुएशन हैं यहाँ पे, या तो बैठे हुए आप सफोकेशन की वजह से मर जाओ, या आप अब फेस करो एनिमी को खड़े होके, क्योंकि आप क्रॉल करके जाओगे तो उनको पता दिख जाएगा कि क्रॉल करके जा रहा है और आपके पास में ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है क्रॉल करने में, और आप ग्रेनेड से आप 3-4 सेकंड का ग्रेनेड का टाइम होता है, वो फेंक देंगे, आप सीधा जाओगे। मैंने फिर सोचा, कई सारे प्लान मेरे दिमाग में चले एज पर हमारी जो ट्रेनिंग होती है। तो फिर मेरा जो लास्ट प्लान था मैं उस पर जाके टिका। तो मैंने क्या किया, अपने जो वेपन था, क्योंकि अब यहाँ से ज़िंदा जाना मुमकिन नहीं था किसी भी तरह से, कोई सिचुएशन ये नहीं कहती थी कि आप ज़िंदा दरवाजे तक पहुँच जाओगे, क्योंकि 4 टेररिस्ट उस रूम के अंदर हैं और AK-47 की फायर पावर एक कमांडो से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि मेरी मौत निश्चित है। जब मौत निश्चित है तो क्यों ना कुछ करके जाएं, क्यों ना कुछ अब देश के लिए जो बचा हुआ है 100%, जो मेरा अब तक मैंने 100% दिया है, तो अभी भी मैं अपना 100% दूँ। और लास्ट तक एक जो सैनिक जब भर्ती होता है, मार्कोस में आता है, तो प्रतिज्ञा लेता है कि जल थल वायु में मैं देश की सेवा करूँगा। तो ये समय था कि अब अपनी सेवाएं ख़त्म करने का और अंतिम सांस तक मैं अपनी सेवा दूं। तो ये क्षण मैंने जीना, मैं उस क्षण को जीना चाहता था। तो उस क्षण को जीने के लिए फिर मैं खड़ा हुआ, वेपन को मैंने हिप पे लिया, क्योंकि जब वेपन को हिप पे आप ले के फायर करते हो तो जो बुलेट जब निकलेगी वो 4 फीट के आसपास में ट्रैवल करेगी, 2 से 4 फीट के डिफरेंस में। तो मुझे मालूम है कि 2 से 4 फीट में वो बैठे हुए हैं, जो बैठा हुआ इंसान रहता है 3 से 4 फीट के बीच में बैठता है, उसका साइज़ आ जाता है, उसको फ्रेम के अंदर आ जाता है, 2 फीट से 4 फीट के बीच के फ्रेम में आ जाता है। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं यहाँ से स्विप करूँगा इस एरिया को, 1 या 2 टेररिस्ट को, क्योंकि मैं बाहर निकलूँगा तो वो भी एक्सपोज पक्का होंगे, तो उस दौरान शायद मैं उनको 1-2 को मार पाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने वेपन को हिप पे लेके और खड़ा होकर, क्योंकि अब मुझे फायरिंग डायरेक्ट उनकी तरफ करनी है, तो मेरा पूरा एरिया जो था वो खुल गया, सामने उनके आ गया, और मैं उस वेपन को फायरिंग करते करते मैंने स्विप किया उस एरिया को और दरवाजे की तरफ मैं भागा। बॉडी मूवमेंट में थी। इस दौरान कितने आतंकवादी मरे फिर? इस दौरान पहली जो बुलेट थी वो मेरी 2 मैगजीन थी AK-47 की, साइड 2 इधर थी 2 इधर थी। तो पहली गोली मैगजीन के अंदर घुस गई यहाँ पे, दोनों मैगजीन को फाड़ दिया। बुलेट प्रूफ प्लेट थी उसको पूरा फाड़ दिया। एक मुश्किल से 1 mm बची बुलेट पेट में अंदर घुसने से, वो रुक गई वहीं पे। दूसरी बुलेट रिकॉजेट होकर चेस्ट के ऊपर, यहाँ पे हार्ट के ऊपर आई, बच गए। तीसरी बुलेट जो प्लेट थी, प्लेट के कॉर्नर को हिट हुई और चेस्ट के आर पार निकल गई। ओके। चेस्ट के आर पार निकलने के साथ जब मैं दरवाजे तक, मतलब इतना बॉडी मोमेंटम में थी तो मैं दरवाजे तक पहुंच पाया, लेकिन मुझे दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पता चल चुका था कि गोली चेस्ट के आर पार निकल चुकी है और मैं असहाय हो चुका था। मेरे हाथ जहाँ पे वेपन था, सब कुछ था, मैं मतलब एक कट होता नहीं है कि बस जो भी मोमेंटम में बॉडी थी उसी के थ्रू जा रहा हूँ, बाकी ना मैं कुछ सोच पा रहा हूँ ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक पेन को फील कर पा रहा था कि पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। साउंड में कुछ निकाल नहीं पा रहा क्योंकि मैं सारा का सारा फोकस मेरा पेन के ऊपर चला गया और पेन इतना सीवियर था कि एक उसके बाद ऑब्वियसली आप बेहोश हो गए होगे, फिर आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब आपकी आंखें जब कोलाबा के उस नेवी हॉस्पिटल में खुली और वहाँ पे उन डॉक्टर्स से जब मीडिया वालों ने बात की थी और जो उन्होंने आपका डिस्क्रिप्शन दिया था
वो बहुत ही दर्दनाक है कि जब उन्होंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट आपकी खोली तो एक लंग्स का जो पूरा एक टुकड़ा था वो कैसे बाहर आ गया, और पूरा जो एक खून का फवारा था वो पूरा ऐसा खुल गया। तो आज जब आप 10 साल बाद इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉल करते हैं तो आपको लगता है कि आप आज जो आप जिंदा हो वो किसी न किसी एक चमत्कार के ज़रिए है? कोई तो चमत्कार था जिससे आप जिंदा आज बच के निकले हो वहाँ से? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं डोर से बाहर निकला तो मेरी टीम ने मुझे आगे पुश कर दिया। तो उनको लगा कि जो मेरे पूरे फेस पे ब्लड था तो उनको लगा इसको हेड शॉट है, और मैं वहाँ पे एक स्प्रिंग की तरह गिर रहा हूँ, ये मुझे याद है। मेरे ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, वहाँ पे एक फायर हुआ जिसका निशान आज भी उस एलवे के अंदर है, ये मुझे याद है। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे कौन नीचे लेकर आया मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब एलवे जो लॉबी है ताज की नीचे, वहाँ से जब मुझे निकाल रहे थे तो कैमरे की फ्लैश मेरी आंखों पे पड़ी, मुझे फिर से चेतना आ गई और मैं उसी मेमोरी में वापस चला गया जहाँ पे मेरा वेपन मेरे हाथ में था। तो मैंने उस हाथ को दोबारा उठाने की कोशिश की कि मेरे हाथ में, उस हाथ में मेरा वेपन था और लड़ाई आखिरी सांस तक मुझे लड़नी थी, लेकिन मैं हाथ उठा नहीं पाया। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया। एम्बुलेंस में मेरे 2 साथी थे कमांडो, जो मुझे सांत्वना दे रहे थे कि तेवतिया ब्रीथ करते रहो, ब्रीथ करते रहो। लेकिन मैं ब्रीथ सिर्फ कर रहा था, वापस नहीं आ रही थी ब्रीथ, तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था अपने आप को। तब तक हम लोग अश्विनी में पहुंच गए एम्बुलेंस लेके। एम्बुलेंस शिकरा की एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस अंदर पहुंची, फिर वहाँ पे जो मेडिकल असिस्टेंट थे उन्होंने सोचा कि बेहोश है क्या है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं था बॉडी का। आपका जो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, और जब मैं उन इमेजेस को याद करती हूँ जो हम सब ने, क्या पूरी दुनिया ने देखी थी कि कैसे ताज में आग लगी, कैसे कमांडोज़ ने अपनी एक लड़ाई लड़ी, कैसे उन लोगों को बाहर बचा के निकाला गया, और आज जब ये आप छोटी छोटी इंसिडेंट्स जब बता रहे हो तो सच में आज रोए खड़े हो रहे हैं इस बात को सुन के। लेकिन किसी भी कमांडो की ज़िंदगी में उसकी असली लड़ाई इंजर्ड या बिल्कुल मूर्छित अवस्था में आने के बाद उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। और आपने काफ़ी डिस्क्राइब किया कि आपने क्या फेस किया और कैसे आपको, लेकिन प्रवीण तेवतिया का नाम हमने 2008 में जब ये इंसिडेंट हुआ 26/11 का, लेकिन प्रवीण तेवतिया का नाम लोगों ने सुनना 2015 से ही शुरू किया। तो 2008 से जो 2015 की स्ट्रगल थी, अगर उसको थोड़ा बहुत संक्षेप में बताएंगे तो आज बहुत सारे ऐसे लोग जो ये प्रोग्राम देखेंगे उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि आज आप कैसे बिल्कुल नॉर्मल उसमें आप खड़े हैं। जी, उसके बाद 150 लोग जो बराबर वाले एडजॉइंग रूम में हॉल में थे, 150 लोगों को बचाया गया, हमारी टीम ने बचाया, निकाला वहाँ से। और उस रूम से 500 AK-47 के जो एक रक्षक बैग मिला उस रूम से अंदर, उसको रिकवर किया गया रक्षक बैग को, जिसमें कि 500 AK-47 के राउंड थे और 16 हैंड ग्रेनेड थे, उनके ड्राई फ्रूट्स थे और करेंसी थी। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में, जब मेरी आंखें खुली ICU में, तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत बधाई दी कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से ताज का जो टावर है पूरा का पूरा सेफ बच गया, और जो टेररिस्ट थे वो न्यू टावर से वापस किचन के रास्ते से ओल्ड में चले गए। तो आज टावर को हम देखते हैं तो सेफ़ एंड साउंड, मैं आज उसको देखता हूँ तो अपने आप को भगवान का एक कठपुतली मानता हूँ कि शायद उसने इस ताज को खड़ा रखा, जो लोग थे उनको बचाने के लिए शायद मुझे एक मौका दिया। जो मुंबई होटल है उसका टावर आज बचा है सिर्फ प्रवीण तेवतिया की वजह से। तो डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि अब आप फिज़िकली चैलेंज्ड की कैटेगरी में हैं, बिकॉज आप चल नहीं सकते, आप नॉर्मल इंसान की तरह दौड़ नहीं सकते हैं, आपकी लंग्स परमानेंटली डैमेज हो गई हैं, और आई थिंक अभी भी आपके शरीर में बहुत सारे छर्रे और जो लंग्स और लिवर के बीच में स्प्लिंटर्स बहुत सारे हैं। तो एक आम इंसान जो ये इंटरव्यू देखेगा तो वो जब ये चीज़ आपको डिस्क्राइब करते हुए देखेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ये ज़रूर ताजुब करेगा कि प्रवीण तेवतिया जिसके साथ इतना कुछ हुआ, आज वो एक आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने एक मैराथन जीती, आपने खारदुंगला पास का एक चैलेंज जीता जो 72 किलोमीटर्स का था। जी। वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। वो आपने कैसे किया? स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा योगा को। मैंने स्टार्टिंग से फिर मैंने प्राणायाम शुरू किए, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा,
मैं आज भी मैं प्राणायाम करता हूँ और अपने आप को खूब समय देता हूँ प्राणायाम में। तो जब ये सारी कहानियाँ आप अपने बच्चों को बताते हैं, आपके बच्चे भी बहुत छोटे होंगे अभी, तो उनको आप क्या बोलते हो? अगर एक लाइन में आप अपने बच्चों को क्या बताते हो? मैं यही बोलता हूँ कि नेवर गिव अप, कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा होता है। अपने आप को गिरा हुआ महसूस ना करें, अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। तो जिन गोलियों ने आपको गिराया ताज में 26/11 के इंसिडेंट के दौरान, उन गोलियों को खाने के बाद यू स्टार्टेड क्रॉलिंग, देन यू स्टार्टेड वॉकिंग, देन यू स्टार्टेड रनिंग, एंड नाउ यू आर अ कमांडो बाय हार्ट इफ नॉट इन सर्विस। सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ? अब ज़िंदगी से क्या मांगना है आपको? मैं ज़िंदगी से कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ अपने देश के लिए जीता हूँ। और हमेशा जब भी बड़ी मैराथन्स होती हैं, जैसे 72 किया मैंने, अभी 17 नवंबर को मलेशियन आयरनमैन में करके आया हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट आयरनमैन, जिसमें कि ह्यूमिडिटी लेवल 90+ था, टेम्परेचर 35+। उस स्थिति में मैंने अभी ट्रायथलॉन आयरनमैन चैंपियनशिप में फिनिश करके आया। फिजिकली चैलेंज की कैटेगरी में आई थिंक यू आर द ओनली आयरनमैन हु इज देयर। आई एम द ओनली आयरनमैन। चलिए, अब तो मुझे कार्यक्रम खत्म करने का टाइम है, तो आपको सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि प्रवीण तेवतिया जी को हमारा सलाम। थैंक यू मैम, थैंक यू। रास्ते और भी हैं, अभी और आयरनमैन करने हैं वर्ल्ड वाइड में, ऑल कॉन्टिनेंट में पूरे करने हैं। उसके बाद अगर कहीं से हेल्प मिलती है तो मैं अपना जो मेरा ड्रीम मैं नहीं कहूँगा इसको, मैं अपनी प्लान की कैटेगरी में मेरे आती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सपने देखना पसंद नहीं करता। अभी जो सपने देखने वाला प्रवीण था वो 26 नवंबर 2008 को दफन हो गया। ये प्रवीण हर चीज़ को प्लान करके करता है, उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग के ऊपर पूरा फोकस करता है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है उन सब चीज़ों के लिए, ताकि वो उन सब चीज़ों को पूरा कर पाए। तो मैं उसके बाद अगर ये मेरा सारा हो गया तो लेट्स सी फॉर फंडिंग फॉर द एवरेस्ट करना है मुझे। आई एम श्योर यू हैव अ लॉन्ग वे प्रवीण तेवतिया जी, और जो आपकी जो दृढ़ता है, जो एक डिटर्मिनेशन जिससे आप लगे हुए हैं, आई एम श्योर एक आयरन मैन नहीं, आप बहुत बड़े आयरन मैन इस देश के लिए बनेंगे। और वो सारे लोग जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। थैंक यू। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। So that's it on this episode, special episode of Lest We Forget. We can only salute people like Praveen Tewatia, and we wish him good luck. Goodbye and thanks for your time.